पीएम मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने का संकल्प लिया और आज सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने पहला कदम रख दिया बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की, उसका नाम विक्रम 32 बिट प्रो है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब दुनिया की इकोनॉमी तेल से चलती थी, तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन आज सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल डायमंड है। आज ही नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी। पीएम मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने का संकल्प लिया और आज सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने पहला कदम रख दिया बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की, उसका नाम विक्रम 32 बिट प्रो है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब दुनिया की इकोनॉमी तेल से चलती थी, तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन आज सेमीकंडक्टर चिप डिजिटल डायमंड है। यानी उन्होंने एक तरफ तो वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन देश के लिए काम रोक दिया, ऐसा नहीं है। भारत मां के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी मां की बात तो कर ही ली, लेकिन अपने भारत मां के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या किया है। पहली सेमीकंडक्टर चिप भारत की आ गई है, देखिए। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का लॉन्च होना, यह बहुत बड़ा मैसेज है ट्रंप और राहुल गांधी जैसे नेताओं को, जो इंडिया की इकोनॉमी को डेड बताते हैं। यही डेड इकोनॉमी आज सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए जरूरी चीजें खुद बना भी रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में आत्मनिर्भर भारत का जो नया अभियान शुरू किया, उसका असर दिखने लगा है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रो को लॉन्च किया, उसके बारे में आपको बताता हूं। यह सेमीकंडक्टर चिप ऐसी है जो बेहद मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। यह चिप हाई मेमोरी हैंडलिंग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करने में सक्षम है। इस चिप का 16 बिट वर्जन 2019 से इसरो इस्तेमाल कर रहा है, अब इसे अपग्रेड किया गया है। विक्रम चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब मोहाली में बनाया गया है। 32 बिट आर्किटेक्चर होने से एक बार में ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। यह चिप ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जो एरोस्पेस सिस्टम के लिए जरूरी है। मिलिट्री ग्रेड क्वालिटी है, जिससे प्रोसेसर गर्मी, ठंड, कंपन, रेडिएशन सह सकती है। यह चिप -55 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के रेंज में ऑपरेट कर सकती है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल में भी किया जाता है। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। PSLV C-60 मिशन में इसका सफल टेस्ट भी किया जा चुका है। सेमीकंडक्टर को लेकर पीएम मोदी का जो विजन है, वह बहुत बड़ा है। पीएम मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। आप देखिए, अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। 2030 तक यह मार्केट करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2021 में सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मकसद था कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। फिलहाल 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें CCTV कैमरा, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल रडार, रॉकेट के लिए चिप बनेगी। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोजाना करीब 7 करोड़ चिप बनाएंगे। पीएम मोदी का टारगेट 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसर देश में भारत को पहुंचाना है, जिससे सेमीकंडक्टर के 88 लाख करोड़ रुपए के बाजार में भारत का हिस्सा बढ़े। 88 लाख करोड़ रुपए का बाजार है ये बॉस। और इस विजन को पूरा करने के लिए पीएम मोदी मिशन मोड पे काम कर भी रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत की धाकड़ स्पीड के बारे में भी बताया कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर उसके बाद बताता हूं अब आगे क्या होने वाला है। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया।
साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहे हैं पाठशाला, और आईफोन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। साल 2017 में एप्पल ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया और आज की तारीख में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर्ड है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की प्लानिंग सफल होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर इंजीनियर यानी 35,000 इंजीनियर भारत के हैं। अमेरिका या दूसरे देशों के इंजीनियर डिजाइनिंग से ज्यादा मैनेजमेंट की भूमिका में रहते हैं, जबकि भारत के इंजीनियर चिप की डिजाइन, पावर और स्पीड तय करके प्रोड्यूस करते हैं। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कंपनियां जैसे क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, मीडियाटेक के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भारत के शहरों में, बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में इन बड़ी कंपनियों के डिजाइन सेंटर हैं। यानी भारत में चिप प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड लेबर भी है, जिससे बड़ी कंपनियों में चिप प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस भी है। भारत का प्लान है कि 2030 तक 80,000 सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट तैयार कर लिए जाए। सोचिए, जब 35,000 इंजीनियर्स ग्लोबल सेमीकंडक्टर टैलेंट का 20% कंट्रोल करते हैं, तो जब 80,000 भारतीय इंजीनियर और एक्सपर्ट होंगे तो भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। भारत के लिए बैक टू बैक अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी का जलवा दुनिया ने देखा। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की बॉन्डिंग दुनिया ने देखी और उसका मैसेज गया। चीन का धमाकेदार दौरा करके लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत का जलवा भी दिखाया। ऐसी बैक टू बैक कामयाबी देश को मिल रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी काफी रिलैक्स भी है। चीन में उनकी कूटनीति भी सही रह गई अभी तक। तो इसका सबूत इसी से मिल गया कि देश वापस लौटने पर आज जब वो अपने पहले कार्यक्रम में गए तो वहां हंसी मजाक से शुरुआत की। सुनिए पीएम मोदी ने जापान और चीन के दौरे पर क्या कहा। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। नरेंद्र मोदी तो रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बेचैन हो सकते हैं। राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम लेकर बैठे हुए हैं। एटम बम के बाद अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ते इससे पहले ही कांग्रेस पर बीजेपी ने अपना बम फोड़ दिया। बीजेपी ने क्या खुलासा कर दिया इसके बारे में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या धमकी दी। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मजाक के मूड में खाली मोदी जी थोड़ी थे, राहुल जी भी दिखते हैं। राहुल गांधी एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात ही करते रहे। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बम फोड़ भी दिया। बीजेपी ने आज कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में पवन खेड़ा का नाम तो दो वोटर लिस्ट में है। पवन खेड़ा के पास 2 एपिक नंबर हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस असली वोट चोर है। सुनिए एक बार बीजेपी। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC 199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। और हम ये मानते हैं कि पवन खेड़ा ऐसा धांधली बिना राहुल गांधी के इंफॉर्मेशन के, उनके सुपरविजन के, उनके नॉलेज के नहीं कर सकते थे। तो असली वोट चोर राहुल गांधी है। पवन खेड़ा पर 2 एपिक नंबर रखने के आरोपों से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के आरोप पर पवन खेड़ा ने सफाई दी। पवन खेड़ा ने कहा कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है, ये आरोप तो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं।
पवन खेड़ा ने कहा कि 2016 में उन्होंने अपना नाम कटवाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सुनिए पवन खेड़ा। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां हैं। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की, ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो भाई इस अभी वाला छोड़ दीजिए, तो इसके पहले तो आम आदमी पार्टी सब जीतती रही है। तो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करके केजरीवाल को जितवा रहा था इनके हिसाब से। और यही बात बीजेपी कह रही है कि भाई 2 नाम हो जाना चोरी का सबूत नहीं होता है। इनका 2 नाम है तो बीजेपी बताए कि चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। दूसरे का 2 नाम आ गया तो इनको कॉन्फिडेंस है, वहां चुनाव आयोग से नहीं पूछते कि इसका दूसरा वोट किसको पड़ा है, वहां ये कॉन्फिडेंट है कि वो बीजेपी को पड़ा है। इनका नाम आया है तो चुनाव आयोग बताएगा कि किसको वोट पड़ा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी रखने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। पीएम मोदी एससीओ की बैठक खत्म होने के बाद चीन से वापस लौट आए, लेकिन मोदी के लौटते ही पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असीम मुनीर का रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। मुनीर फौजी वर्दी में नहीं बल्कि सूट बूट पहनकर चीन पहुंचा है और वहां शहबाज शरीफ के होते हुए खुद दुनिया भर के नेताओं से मिल रहा है। मजे की बात देखिए कि मुनीर जब शी जिनपिंग से मिला तो शहबाज शरीफ खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आप शक्ल देखिए शहबाज शरीफ की, मुनीर के आगे शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, आप इसको समझ रहे होंगे। कल ही हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह एससीओ समिट के दौरान अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, उससे मुनीर को बड़ी तकलीफ हुई होगी और आज ये साबित भी हो गया। शहबाज शरीफ की बेवकूफियों को देखकर मुनीर जो है वो चीन पहुंच गया। पहले खबर थी कि शहबाज शरीफ अकेले ही विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे, लेकिन अब इस परेड में असीम मुनीर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन मुनीर का प्लान सिर्फ चीन की विक्ट्री डे परेड में शिरकत करने का नहीं, बल्कि वो शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने किनारे करने का प्लान बनाकर भी चीन पहुंचा है। मुनीर ने चीन पहुंचकर सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। पाकिस्तान में खबर चल रही है कि मुनीर चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, मुनीर चीन में मौजूद एससीओ के सदस्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकातों में शामिल होगा। अब बताइए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है, मुनीर जाके मीटिंग करेगा। दरअसल ट्रंप की गोद में बैठकर मुनीर बहुत इतरा रहा था, लेकिन चीन ने उसे ऐसी घुड़की दी कि मुनीर के होश ठिकाने आ रहे हैं, इसलिए अब वो जिनपिंग की खुशामद करने पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मोदी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब चल रहा है इस वक्त और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब बर्बादी की बात हो रही है, भाई साहब, जो बाढ़ बारिश बर्बादी कर रही है, जरा उसका चैप्टर भी देखिए। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, नोएडा में रेड अलर्ट, गुरुग्राम फुल जाम, बारिश के कोहराम का फुल चैप्टर खोलता हूं। बाढ़ बारिश की तबाही की ऐसी तस्वीरें जिसने पिछली हर तबाही को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में बड़ी तबाही मची है। पंजाब, जम्मू, भाई साहब बहुत बुरा हाल है। पहाड़ों पर तो पहले से भी आफत थी, लेकिन इस बीच अब खतरा हाईटेक शहरों तक बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई इलाकों में पानी भर गया है। नोएडा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गुरुग्राम का क्या हाल हो गया है, उसकी बात तो कल से सारे लोग कर रहे हैं कि भाई साहब गजब ट्रैफिक जाम लग गया, लोग अपने अपार्टमेंट में फंस के रह गए। ऐसा जाम लगा रहा कि लोग घंटों सड़क पर फंसे रह गए। कुल मिलाकर बारिश ने बड़े बड़े शहरों में भी कोहराम मचा दिया। आज पाठशाला में पहाड़ से मैदान तक बादल फाड़ बारिश से मची तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊं। आप सोचिए कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, नोएडा में स्कूल्स बंद करने पड़े हैं भाई। इस तरह से रेड अलर्ट है कि और तेज बारिश हो सकती है, हवाएं तेज चल सकती है। और गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देखिए। ये सब जो हो रहा है ये आपको दिखाऊं, उससे पहले इसकी एक झलक देखिए। अब से कुछ देर पहले ही हमारे पास जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां बारिश की वजह से कमजोर होकर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से गिरा। आप देखिए कैसे पूरा लैंडस्लाइड हुआ।
इसी तरह का हाल हिमाचल प्रदेश का है। ये तस्वीरें जो अब आप देखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये कुल्लू में हुए भयानक लैंडस्लाइड की है। पहाड़ से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों ने सड़क से गुजरती हुई कई गाड़ियों को कुचल दिया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए गाड़ी में बैठे लोग समय रहते निकल गए थे, लेकिन पहाड़ से गिर रहे पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि एक पल के लिए तो सड़क पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। देखिए जरा, लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सोलन से भी आई। वहां भी लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा। बड़े बड़े पत्थरों के साथ गिर रहे मलबे की वजह से वहां से गुजर रहा शिमला हाईवे बंद हो गया और हाईवे से गुजर रहे लोगों ने भी जान बचाने के लिए आनन फानन में अपनी गाड़ी को वापस घुमा लिया। हिमाचल में बादल फाड़ बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। किन्नौर की तस्वीर देखिए, जहां नाथपा डैम साइट के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे से गुजर रही सड़क पर आ गया। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा मानो पहाड़ से मलबे की बारिश हो रही है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए हिमाचल में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की। हिमाचल में एक तरफ लैंडस्लाइड ने लोगों को डरा रखा है, दूसरी तरफ लोग लगातार टूट रहे मकानों की वजह से भी दहशत में। ये तस्वीरें कुल्लू के पास एक बस स्टैंड की हैं, जहां बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया। बारिश की वजह से मलबा और पत्थर धीरे धीरे ढलान की तरफ खिसकने लगे। देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और वहां बने एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह मंडी में भी एक 12 कमरों का मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आकर ढह गया। भारी बारिश से मची तबाही के बीच हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर उफनती नदी में सैकड़ों टन लकड़ियां बहती हुई नजर आई। इससे पहले 24 जून को भी कुल्लू में इसी तरह लकड़ियां बहते हुए नजर आई थी। सोशल मीडिया पर इसे पुष्पा स्टाइल में पेड़ों के अवैध कटान से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं पुल सैलाब में बहे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें देखिए, जहां बारिश की वजह से कमजोर होकर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर आकर गिर गया। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां बारिश की वजह से नदी में ऐसा उफान आया कि भारी भरकम पुल भी इसके सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते पूरा पुल कागज की तरह बिखर गया। जम्मू में भारी बारिश की वजह से तवी नदी रौद्र रूप ले चुकी है, जिसके बाद तवी नदी के आसपास बसे लोगों से घर छोड़ने की अपील की जा रही है। सुनिए, तमाम शहरियों को आगाह किया जाता है कि तवी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके तवी के किनारे मत जाइए। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और जहाँ भी आपका सेफ जोन हो, सेफ जोन